गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ा है। आज हम मौर्यों के न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मौर्यों में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सबसे बड़ा सेनापति, सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा स्वयं होता था, जो सभी प्रकार के मामलों की अंतिम सुनवाई या अंतिम अदालत राजा के पास ही होती थी। लेकिन फिर भी राजा ने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग प्रकार की अदालतें स्थापित कर रखी थी। मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यायालय सामने आते हैं, एक धर्म स्थिर न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थिर न्यायालय, जिन्हें हम दीवानी न्यायालय भी बोलते हैं, और कंटक शोधक न्यायालय, जिन्हें हम फौजदारी न्यायालय भी बोलते हैं। अब दोनों न्यायालयों का अंतर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सामान्य सी भाषा में इन्हें इस तरीके से बांट सकते हैं कि दीवानी न्यायालय जनता और जनता के बीच के विवादों का निपटारा करते थे और फौजदारी न्यायालय जनता और सरकार के बीच। धर्म स्थिर न्यायालय या दीवानी न्यायालयों का मुखिया व्यवहारिक न्यायाधीश होता था। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो व्यवहारिक कहलाता था। और कंटक शोधन न्यायालय और फौजदारी न्यायालय का मुखिया प्रतिष्ठा न्यायाधीश कहलाता था। अर्थात धर्म स्थिर या दीवानी का व्यवहारिक और कंटक शोधन या फौजदारी का प्रतिष्ठा मुख्य न्यायाधीश होता था। उस समय राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ये बात तो पूर्णतः सत्य है। इसके अलावा जो प्रतिष्ठा और व्यवहारिक न्यायाधीश होते थे, इन न्यायाधीशों के लिए भी उस समय कठोर दंड की व्यवस्था थी। अर्थात अगर न्यायाधीश या न्यायालय का कोई भी कर्मचारी दंड व्यवस्था में कोई गलत अपराध करता या कोई गलत बयान लिखता या किसी बिना निर्दोष व्यक्ति को कारावास में डालता या कोई व्यक्ति अपराधी है उसको मुक्त कर देता, उन वजहों से न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों को भी दंड दिए जाते थे। मतलब राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, वो न्यायाधीशों का भी न्यायाधीश था। उस समय अंग भंग, कोड़े मारना, मृत्युदंड ऐसी सजाएं दी जाती थी। अर्थदंड भी दिया जाता था। कोई सामान्य प्रकार के अपराध होते थे, बिल्कुल ही साधारण अपराध, उनमें अर्थदंड का विधान था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें 3 प्रकार के अर्थदंडों का वर्णन मिलता है, एक पूर्व साहस दंड, एक मध्यम साहस दंड और एक उत्तम साहस दंड। पैसे से पूर्व साहस दंड, जिसमें अर्थदंड होता था, पैसे का दंड होता था 48 से लेकर 96 पण, 48 से लेकर 96 पण। मध्यम साहस दंड 200 से 500 पण। पण एक प्रकार की मुद्रा का ही रूप है, पण। उत्तम साहस दंड 500 से 1000 पण। इस प्रकार ये कौटिल्य ने अर्थदंड बताया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। जिन अपराधों में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता था, कोई तथ्य नहीं मिलता था, उन अपराधों की परीक्षा के लिए उस समय जल, अग्नि और विष के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। अर्थात अगर वहाँ पर किसी अपराध में कोई किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता तो उसकी परीक्षा अग्नि, जल और विष के द्वारा ली जाती थी। हाँ, ये बात अवश्य है कि दंड विधान बहुत ही कठोर था और उसकी वजह से लोग अपने घरों को भी एक तरीके से बिल्कुल असुरक्षित छोड़ देते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की चोरी का या डकैती का डर नहीं था। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था मौर्य सम्राटों के द्वारा लागू की गई थी। लोग कानून की शरण बहुत ही कम लेते थे, क्योंकि चोरी, डकैती, हत्या इस प्रकार के विवाद न्यायालयों में बहुत ही कम आते थे। मौर्य सम्राटों के शासन व्यवस्था की मुख्य धुरी भी जन कल्याण ही रहा है। इसके अलावा
जब हम बात करते हैं इनकी गुप्तचर व्यवस्था की, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कुशल शासन व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ भी उनकी कुशल गुप्तचर व्यवस्था है। इस गुप्तचर विभाग का जो मुखिया था वो महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा है, और इस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिनके चरित्र की शुद्धता और निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से ले ली जाती थी। मतलब बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही चरित्रवान व्यक्तियों को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता था। यूनान के जो लेखक हैं, ग्रीक लेखकों ने इन्हीं गुप्तचरों को ओवरसियर्स, एरियन एक यूनानी लेखक है, उन्होंने इन गुप्तचरों को ओवरसियर्स और इंस्पेक्टर नाम दिया है। स्ट्रैबो जो एक यूनानी लेखक है, उन्होंने इन गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है, और एरियन जो एक यूनानी लेखक हुए हैं, उन्होंने इन गुप्तचरों को ओवरसियर्स नाम दिया है। ये गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचरा। संस्था वो गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, किसी एक स्थान पर इनकी नियुक्ति होती थी, और ये वहाँ रहते हुए समस्त प्रकार की गतिविधियों पर, समस्त प्रकार के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर अपनी नज़र रखते थे। इसके अलावा दूसरे प्रकार के गुप्तचर थे संचरा। संचार एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर। ये गुप्तचर एक जगह पर नियुक्त नहीं होते थे, ये अलग अलग जगह पर भ्रमण करते रहते थे और अलग अलग जगह की गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचाते रहते थे। यहाँ तक कि ये जो राजा के अलग 18 तीर्थ या विभागों के प्रमुख थे, इन सब की जानकारी भी इन गुप्तचरों के माध्यम से राजा तक पहुंच जाती थी। तो इस सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की वजह से मौर्यों में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। अर्थात गुप्तचर व्यवस्था एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की भी नियुक्त की गई थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। रक्षिण नाम दिया गया है उस पुलिस व्यवस्था को। इसके अलावा जब हम सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं तो सैन्य व्यवस्था का वर्णन मेगस्थनीज अपनी पुस्तिका या अपनी पुस्तक इंडिका में देता है, और जिस प्रकार से उसने नगर प्रशासन का वर्णन किया है उसी प्रकार से मेगस्थनीज ने मौर्यों के सैन्य प्रबंध को भी 6 समितियों में बांटा है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, अर्थात कुल 30 सदस्य। कुल समिति 6, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, और इनके आधार पर पूरा का पूरा इनका सैन्य व्यवस्था या इनका सैन्य प्रबंध चलता था। मेगस्थनीज के अनुसार उस समय सेना के 6 अंग होते थे: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, गज सेना। गज सेना हस्ती सेना है, हाथियों की सेना। नौसेना, उस समय नौसेना भी थी, और एक अलग से विभाग होता था रसद और यातायात का। इन 6 प्रमुख विभागों के द्वारा पूर्णतः सेना का संचालन किया जाता था। कहा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। इसमें लगभग 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और लगभग 800 रथ थे। और सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। और इन सैनिकों के अनुशासन और प्रशिक्षण पर बहुत अधिक और अच्छी तरीके से इन पर ध्यान दिया जाता था। सैनिकों का काम केवल युद्ध करना ही था। शांति के काल में वो शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। युद्ध संबंधी जितने भी सामग्री थी वो सब राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। अगर किसी राज्य क्षेत्र को जीत के आते थे तो उन्हें उसके उपलक्ष्य में कुछ पुरस्कार भी दिए जाते थे। और इन समितियों के माध्यम से ही सब प्रकार की सेना का संचालन या सैन्य प्रबंध किया जाता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी था। नायक सेना के संचालन का था, लेकिन युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी सेनापति होता था। जस्टिन एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस मौर्य सेना को हालांकि डाकुओं का दल कहा है, डाकुओं का गिरोह कहा है,
कि जो मौर्य सेना थी वो डाकुओं का दल है, लूटपाट करने वालों का दल है। मेगस्थनीज के अनुसार उनकी विशाल इस सैन्य व्यवस्था के कारण ही वो एक विशाल साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। सेना के चारों अंग अश्व, गज, रथ, पैदल, इन सब के अलग अलग अध्यक्ष थे। इसके अलावा इन सब में जो रसद सामग्री की पूर्ति करती थी, जो दूसरे सामान पहुंचाने का काम करते थे, उसका भी एक अलग विभाग रसद और यातायात के नाम से था। ये सबसे पहले इस विभाग का वर्णन मौर्य प्रशासन में ही मिलता है कि जिसमें रसद और यातायात का अलग से एक विभाग बनाया गया है। सेनापति के बाद नायक का पद सैनिक संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और इनके पास उस समय शक्तिशाली नौसेना भी थी। मतलब नौसेना का उल्लेख मौर्य प्रशासन में मिलता है कि इनके पास पैदल सेना, घुड़सेना और रथ सेना, हस्ती सेना के अलावा नौसेना भी थी। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष होता था। जहाजरानी उद्योग भी हमने इनके केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा है जब हम 18 विभागों के तीर्थों और प्रमुखों के बारे में, अध्यक्षों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर नवा अध्यक्ष का भी वर्णन मिलता है, जहाजरानी उद्योग का भी मिलता है, पतनाध्यक्ष के बारे में भी आप पढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे अध्यक्ष, पतनाध्यक्ष या नवाध्यक्ष, ये इस बात का उल्लेख है कि उस समय मौर्यों के पास नौसेना बहुत ही सुदृढ़ थी और अपने अच्छी न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के कारण ही ये एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से एक सही प्रशासन दे सके।